का स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद और मैं हूं आपके साथ अनंत। राष्ट्रवाद में बात आज नेताजी की और नेताजी के ऊपर हो रही राजनीति। आज देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जिस वक्त देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा होगा उसी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के होलोग्राम का अनावरण करेंगे। यह तय कर दिया गया कि देश के गौरव, देश के दिल दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा। मूर्ति बनने में 5 से 6 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले आज उनकी 125वीं जयंती पर वहां पर होलोग्राम का अनावरण कर दिया जाएगा। देश एक तरफ जयंती मना रहा है तो दूसरी तरफ नेताजी के नाम पर अलग अलग जगह से राजनीतिक विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ उनके सम्मान में इंडिया गेट पर उनकी मूर्ति के होलोग्राम का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री करने वाले हैं, लेकिन मुद्दे पर देश में जमकर राजनीति चल रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, जो तस्वीरें आपको बताएंगी कि देश में नेताजी को जो लोग नमन कर रहे हैं उनकी असली सीरत निकल करके सामने आ रही। पहली तस्वीर है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा इलाके की, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जब पहुंचे तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, हमला किया गया और यहां तक कि बीजेपी नेता को बचाने के लिए उनके जो बॉडीगार्ड से उनकी तरफ से हवाई फायरिंग करनी पड़ी और तब जाकर के अर्जुन सिंह के अंगरक्षक उनको बचा पाए। फिर से भाटपाड़ा और उत्तर 24 परगना की राजनीति अब गर्मा चुकी। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए जो कि भोपाल की तस्वीर है। वहां भी नेताजी को लेकर एक कार्यक्रम में बीजेपी और सपाक्स के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सपाक्स के कार्यकर्ताओं से बदसलूकी का आरोप है, तो बीजेपी का कहना है कि उनके झंडे को नेताजी की तस्वीर के पास से हटाएं। यानी कि झंडे की राजनीति हो रही है यहां पर और श्रेय लेने की होड़ लगी है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो कैसे केंद्र सरकार पर निशाना साधा, ये भी आपको दिखाएंगे। एक एक करके वो बातें सुनवाते हैं आपको। একটা স্ট্যাচু করে দিলেই নেতাজিকে ভালোবাসা যায় না। এতদিন পর্যন্ত তো বের করতেই পারলেন না নেতাজির মৃত্যু রহস্য। স্ট্যাচুতে লিখবেন জন্মদিন, মৃত্যুদিনটা লিখতে পারবেন তো? আমরা কেউই লিখতে পারবো না। আজও এই ইতিহাস কেউ জানে না। এতদিন দেশ স্বাধীন হয়েছে, 75 বছর স্বাধীনতার আমরা পার করছি, আজও কেউ জানলো না। কোথায় গেলেন তিনি? হারিয়ে গেলেন, অদৃশ্য হয়ে গেলেন। नीति और नियत का प्रश्न है, किस नियत से ये कर रहे हैं। ये पूरा इतिहास, देश का इतिहास मिटा देना चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि 2014 से ही देश का इतिहास लिखा जाएगा। वो इतिहास जरूर लिखा जाएगा जब अगला लोकसभा चुनाव होगा। ये भूल में ना रहें। आज देश के मतदाताओं में बहुत जागरूकता है। ये 10 साल पहले की मतदाता नहीं है, जिनको हम ज्ञान देने जाते थे अब वो हमें ज्ञान देने के लिए तैयार है। आपने कांग्रेस और टीएमसी दोनों की बातें सुनी। अब आपको बहुत संक्षेप में बता देते कि जो मौजूदा सरकार है उसने क्या क्या किया नेताजी को लेकर के, जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, कि ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए मोदी सरकार में नेताजी को कितना सम्मान मिला। 30 दिसंबर 2018 को नेताजी के नाम पर अंडमान के 3 आइलैंड का नाम किया गया। ये श्रद्धांजलि के तौर पर कदम उठाया गया। दूसरा कदम बताते हैं। 30 दिसंबर 2018 को नेताजी ने 1943 में नाम बदलने का प्रस्ताव किया था और उसी प्रस्ताव को मौजूदा सरकार आगे लेकर के गई और उन 3 आइलैंड्स का नाम बदला गया। 30 दिसंबर 2018 को बोस शहीद और स्वराज द्वीप इनका नाम रखना चाहते थे और यही नाम रखा गया केंद्र सरकार की तरफ से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम का उद्घाटन किया गया ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को नेताजी के बारे में जानने को मिले, विस्तार से जाने वो नेताजी के आदर्शों को, उनके आचरण को और उनकी शख्सियत। उसके बाद 23 जनवरी 2019 को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में उद्घाटन किया था इसी म्यूजियम का, ताकि लोगों के सामने वो तमाम चीजें आ पाए। उसके बाद 23 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति का होलोग्राम का उद्घाटन आज होने जा रहा है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको उद्घाटन करने वाले हैं। अब आपको इस मूर्ति के बारे में बता देते हैं। मूर्ति के होलोग्राम का उद्घाटन आज हो जाएगा।
लेकिन 5 से 6 महीने में मूर्ति तैयार हो जाएगी। उसके बाद मूर्ति को वहां प्रतिस्थापित किया जाएगा। एक बड़े आकार की मूर्ति वहां लगाई जाएगी, होलोग्राम के जरिए फिलहाल स्थापित की जाएगी और 5 से 6 महीने में जो कि डार्क ब्लैक, डेड ब्लैक ग्रेनाइट से मूर्ति जो बनाई जा रही है, जिसको तेलंगाना से पत्थर लाया गया, उसकी मूर्ति को यहां प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। इंडिया गेट अगर आप गए होंगे तो इंडिया गेट के पास आपको एक छतरी नुमा आकृति नजर आएगी, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा भी रहे हैं। और ऐसे ही उसके बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, यह फैसला लिया गया। इस छतरी की जगह का अपना एक इतिहास है। 1968 तक यहां पर किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती, 65 में विरोध दर्ज किया गया। कुछ लोगों का कहना यह भी कि कुछ लोग वहां पर पहुंचे, उस मूर्ति को खंडित किया गया, उसके बाद उसको बुराड़ी स्थित एक म्यूजियम में जाकर लगाया गया और अब फैसला लिया गया कि यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना की जाए। जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम, जिनकी मूर्ति पहले यहां पर थी, 1930 से 1936 तक ब्रिटेन के राजा रहे, लेकिन आजाद भारत में भी 1968 तक उनकी मूर्ति यहां पर रही थी। 65 में जब विरोध दर्ज कराया गया, उसके बाद जाकर के 1968 में उस मूर्ति को यहां से हटाया गया। इन तमाम ऐतिहासिक तथ्यों के बीच राजनीति अब गर्म हो चुकी है। राजनीति लगातार गर्म आ रही है और उस पर कुछ सवाल हैं जो टाइम्स नाउ नवभारत आज राष्ट्रवाद में आपके सामने रखने वाला है। सवाल नंबर 1 है कि देशभक्ति से दीदी को दबाव क्यों दिखाई पड़ रहा है। ममता बनर्जी का भाषण आपको हमने सुना है। सवाल राष्ट्रवाद में यह कि नेताजी को सलाम पर बंगाल में संग्राम क्यों हो रहा है, जो अर्जुन सिंह की तस्वीरें आपको दिखाई। अगला सवाल देखिए, नेताजी देश के हैं या सिर्फ बंगाल की? क्या किसी एक सूबे से अगर वो थे तो क्या उस सूबे का आधिपत्य नेताजी के ऊपर हो जाता? महापुरुषों की जयंती पर विवाद आखिरकार क्यों होता? क्यों नहीं एक स्वर में एकजुट होकर के महापुरुषों की महानता को स्वीकार कर सकते हम और उनको सम्मान देने की जो परंपरा चली आ रही है, जो नई परंपराएं शुरू की जा रही हैं, उनको लेकर विवाद क्यों हो रहा है? जो कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस से अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिस्टोरियन है, अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तृणमूल कांग्रेस से। सबसे पहले मेरा सवाल प्रोफेसर कपिल कुमार आपसे मैं जानना चाहूंगा, मुझे बताइए जरा कि महापुरुषों को सम्मान देने की कवायद में ये श्रेय लेने की होड़ क्यों हो जाती है, और नेताजी की बात आती है तो क्या बंगाल का आधिपत्य है नेताजी के ऊपर? देखिए, पहली बात तो मैं एक स्पष्ट कर दूं कि नेताजी ना बंगाल के थे ना हिंदुस्तान के थे। नेताजी पूरी साउथ ईस्ट एशिया का संघर्ष का उन्होंने नेतृत्व किया है और आजाद हिंद सरकार की स्थापना के बाद बर्मा में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में, सब जगहों पे जो संघर्ष हुआ है, वो लोग आज भी, उन देशों के लोग नेताजी को अपनी स्वतंत्रता संग्राम का उपनिवेशवाद के बाद चिन्ह मानते हैं। और आज भी थाईलैंड में और सिंगापुर में जी और मलाया में आज भी वहां पे उनके जन्मदिन मनाया जा रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग ये सियासत कर रहे हैं, उन्होंने क्या नेताजी का असली इतिहास पढ़ा है, या उस इतिहास को जो उनके, मेरी किताब आ रही है, आज मेरी किताब आ गई है, मार्केट में आ जाएगी, रिमूविंग स्मोक स्क्रीन्स, तरह तरीके की इन लोगों ने नेताजी के ऊपर लाछन लगाए कि वो हिटलर का हो गया, वो मुसोलिनी का हो गया, उसका हो गया, बिना नेताजी के भाषणों को पढ़े हुए, बिना नेताजी की उस चीज को देखे हुए। मैं आपके आगे 3-4 तथ्य रिवील करना चाहता हूं, उसके बाद आप डिबेट छोड़ सकते हैं। पहली चीज, जापान के अंदर जब आजाद हिंद फौज जापानियों के साथ मिलकर बर्मा से हिंदुस्तान की तरफ कूच करती है, तो नेताजी का जापानियों से एक समझौता होता है, और समझौते में पहली शर्त यह है कि जिन जिन इलाकों को अंग्रेजों से आजाद कराया जाएगा, वहां पे कहीं पे भी जापानी झंडा नहीं लगेगा जी, आजाद हिंद का झंडा लगेगा। दूसरी शर्त उसमें यह है कि उन इलाकों का जो प्रशासन है वो किसी जापानी अधिकारी के हाथ में नहीं रहेगा, उस आजाद हिंद दल के हाथ में रहेगा, जो आजाद हिंद दल भारत की नौकरशाही, भारतीयता की दृष्टि से नेताजी ने बनाई थी, और जिसके 2 ट्रेनिंग स्कूल थे, रंगून के अंदर और सिंगापुर के अंदर जी। तीसरी शर्त नेताजी ने उसमें कही, और बहुत ध्यान से, कि अगर कोई भी सिपाही जापानी या हिंदुस्तानी किसी स्त्री से दुर्व्यवहार करता है तो उसको तुरंत गोली मार दी जाएगी। और ये इस पे आधारित था कि जो जापानियों ने कोरिया के अंदर या चीन के अंदर किया था। उसके बाद नेताजी लगातार ये कहते हैं
अपनी फौज को, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है इन किताबों को, कभी हिस्ट्री बुक्स में आना ही नहीं दिया गया इन तथ्यों को, कि अगर अपनी सेना को कहते हैं कि अगर कोई भी जापानी हिंदुस्तान की आजादी से खिलवाड़ करता है तो अपनी बंदूक उसकी तरफ तान देना। उसके बाद ऐसा ही अय्यर ने, जो मिनिस्टर थे उनकी कैबिनेट में, खुद लिखा है कि जापानियों को नेताजी ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं अंग्रेजों को हटा करके और तुम्हारी हुकूमत भारत में बनवा दूंगा तो इस गलतफहमी में मत रहना। ये कुछ तथ्य है। दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूं, मैं आज बात कीजिएगा प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपको बीच में रोकना सर इसलिए चाहूंगा। मैं डिबेट की बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहता। हाँ। मैं सिर्फ 2-3 तथ्य देना चाहता हूं, जिस पे आप बहस करिए। नहीं, बहस के मुद्दे में आपको मैं नहीं लेके जा रहा हूं सर। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ कंसर्न आज इस चर्चा को रखने का सिर्फ एक है। वो पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि अगर नेताजी पूरे देश के हैं तो उनको उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों की जाती है, और क्या जनता को ये स्वीकार्य होगा? मैं इसी पर आपकी वापस टिप्पणी लूंगा सर। उससे पहले मैं बाकी मैं से एक कमेंट ले लूं। मानव जायसवाल, मेरा सीधा सवाल अब आपसे रहेगा सर कि नेताजी के ऊपर क्या टीएमसी का या बंगाल का आधिपत्य है क्या, कि अर्जुन सिंह जाते हैं वहां पर माल्यार्पण करने के लिए और हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनके अंगरक्षकों को हवाई फायरिंग करके उनकी जान बचानी पड़ती है? सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को मैं नमन करता हूं, और हमारे सारे पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार है। जहां तक बात है सर नेताजी की, तो डेफिनेटली नेताजी पूरे देश के, और मैं हमारे गुरुजन है सर से मैं काफी मुखाबित रखता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने नेताजी का विश्लेषण दिया है कि वो सिर्फ हमारे बंगाल के, उड़ीसा के, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, सिर्फ ना कि सिर्फ भारतवर्ष के, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के भी बहुत बड़े नेता थे। और जहां तक ये सरकार की बात है, जो केंद्र सरकार के जो एमपी हैं श्री अर्जुन सिंह जी, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि नाटकीकरण इनका एक चल चरित्र है। लेकिन जहां तक नेताजी की जो बात है, जो कि मूल बात है, पूरे देश के वो नेता हैं। तो भाई ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, तो भाई नेताजी के फाइल्स को डिक्लासिफाई कर दे, नेताजी के नाम पे नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दे। नेताजी की जो मूर्ति है, अगर इनको पता था, प्रकाश पासवान से कीजिएगा, वो सवाल का जवाब दे देंगे। सर मुझे तो खाली आप ये बता दीजिए कि जिसको आप नाट्यकरण कह रहे हैं, वो नाट्यकरण कैसे है? ये तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन, आपको मैं दिखा रहा हूं इस वक्त पर कि अर्जुन सिंह को किस तरीके से वहां पर उनके सिक्योरिटी गार्ड बचा करके ले गए। एनआरकी नहीं तो और क्या है ये? सर सुनिए सर, अर्जुन सिंह जी खुद में, आपको पता है, शायद नहीं भी पता होगा क्योंकि आप नोएडा चैनल के वहां से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप बैरकपुर में आएंगे, जो उनका जो इतिहास रहा है, जिस तरीके से वो जब से बीजेपी में पहुंचे हैं, जिस तरीके से गुंडागर्दी, जिस तरीके से हाई हैंडेडनेस और जो नाटकीकरण होता है ना सर, ये बहुत सिंपल तरीका है। अपने लोगों को प्लांट कर देना, ये जो ब्रिटिश तरीके की जो राजनीति वो करते हैं कि भैया पीछे से वार करना, कुछ होता नहीं है। सरकार तो आप ही की थी, आप कम से कम राजपाट कर चुके होते कि जिन लोगों ने अर्जुन सिंह पर हमला किया, ये जो नारेबाजी वहां कर रहे थे, वो बीजेपी के लोग थे या अर्जुन सिंह के लोग थे। इन्वेस्टिगेशन तो सर आपके हाथ में करवानी वहां पर, क्यों नहीं कर दिया अभी तक? अरे सर सुनिए सर, यही तो आपको प्रॉब्लम है ना सर, हम उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो उतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नहीं है बंगाल के लिए, उनका बंगाल के प्रति वो योगदान नहीं है। भाई वो जीत गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, तो बहुत बड़ी तीर मार ली क्या उन्होंने? अरे उनको जनगण से सेवा मांगनी चाहिए। अच्छा, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके माला अर्पण कर रहे हैं, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के विरुद्ध वो बातें कर रहे हैं। तो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही जाने में असुविधा हो रही है। जायसवाल साहब, ये आपका तर्क हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली और बाय द लॉ आप बाध्य हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए राज्य सरकार भी बाध्य है। मैं गुरु प्रकाश पासवान सीधा आपकी बात आना चाहूंगा कि कोई एमपी अगर किसी प्रदेश में जाकर के, जो उसी प्रदेश में एमपी भी हो, जिस सीट वहीं पर भी हो, उसके ऊपर हमला होता है, तो जांच के इस दायरे में होगी कि वो राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, या इस दायरे में होगी कि कानून अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, बहुत सही बात बोली है टीएमसी के प्रवक्ता ने, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। 2 मई हम लोगों को अभी भी याद है, ये उन गरीब महिलाओं को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वो दलित बच्चों को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, और खेला होबे के नाम पे पश्चिम बंगाल की सड़कों पे जो हिंसा का तांडव किया है इन लोगों ने, ये किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ना गरीबों को इंपॉर्टेंस देते हैं। और शमशान में तांडव तो आपके नेतागण ने कर दिया है। मैं बीच में बोलूंगा नहीं, आप अनर्गल बातें अब ना करें सर, अनर्गल बातें ना करें, वर्तमान में रहें, भूतकाल में कहें चले जाएं। जायसवाल साहब एक एक करके बातें कर सकते हैं ना सर, आपने अपनी बातें रखी सर, अनइंटरप्टेड सब लोगों ने सुना। अब अगर आपका कोई विरोध होगा तो मैं वापस आपकी बात लौटाऊंगा आपकी बात जानने के लिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को लगता है कि जैसे उनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं, तो देश में भी लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए ऐसा व्यवहार करते हैं। ये उनके संस्कार हैं, हमें मालूम है,
लेकिन हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, इनका लोकतंत्र में आस्था नहीं है। पूरा देश जानता है, पूरा पश्चिम बंगाल जानता है। संसदीय स्थान पे बैठा व्यक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा व्यक्ति इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप? कभी तो राजनीति के परे उठ के देखना चाहिए ना आप लोगों को। और जहां तक नेताजी की बात करते हैं, मैं आपके प्रारंभिक प्रबोधन को सुन रहा था, आपने अंडमान की बात बताई, आपने लाल किले की बात बताई। ये भी देश को जानना आवश्यक है कि पहली बार स्वतंत्र भारत में पहली बार आईएनए का जो जत्था था उसने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था। कौन कौन लोग थे उसमें? 4 सैनिक थे आईएनए के। भागमल जी जो 100 वर्ष के थे, हरियाणा के रहने वाले हैं, लालती राम जी, परमानंद यादव जी, हीरा सिंह जी, ये 4 लोगों ने आईएनए में सर्व किया था। और स्वतंत्र भारत में किसी के मन में विचार नहीं आया, किसी के मन में ख्याल नहीं आया कि आईएनए की मांग थी भाई उनको रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होना चाहिए। ये भी एक काम 2019 में ही संभव हो पाया है मोदी जी के शासनकाल में। 1938 में उनके अध्यक्षीय काल हम सबको याद है, किसने विरोध किया था? देश को याद है, देश को बरगलाना नहीं चाहिए। और आज जिस प्रकार के अहंकार का मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। और भोपाल में जो हुआ देश में, गुरु प्रकाश जी, भोपाल में जो हुआ, मैं उस पर भी आपसे जवाब दिया आपकी तय करूंगा सर। उससे पहले कि छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा कि इस वक्त दे अनुराग भदौरिया साहब, समाजवादी पार्टी इस पूरे विवाद के बीच में या श्रेय लेने की होड़ के बीच में अपने आप को कहां देख रही है? आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुषों के बीच में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बहुत गंदी आदत हो चुकी है कि हर बताओ महापुरुषों की भी राजनीति करने लगी है। क्यों राजनीति करती भारतीय जनता पार्टी? किस तरह की ये बातें करती? क्यों अभी जब से ये भारतीय जनता पार्टी के समय से ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में या और स्टेटों में, वहीं पे ऐसे इंसिडेंट क्यों होते हैं? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में ही चोर है। सर बंगाल में तो टीएमसी है। नहीं तो भाई, सरकार में केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी है, उनके सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के थे। आखिर उनके ही समय ऐसा क्यों हुआ? पहले भी तो भाई आज कोई सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आज तो मनाई नहीं गई है। और उसके बाद अगर आपको मूर्ति का भी आवरण करना है तो मूर्ति बना के आपको, आपके 7 साल से सरकार है, पहले ही आपको स्थापित कर देनी चाहिए थी। इस बात के साथ क्या अनुराग भदौरिया साहब, समाजवादी पार्टी है कि नेताजी को इस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है कि इंडिया गेट पर उनकी मूर्ति की स्थापना की बात कही गई? बिल्कुल, मैं इसके साथ हूं। मैं इसके साथ हूं कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें राजनीतिक करती भारतीय जनता पार्टी है अच्छी। भाई आप बढ़िया मूर्ति बनाते, मूर्ति बनाने के बाद उसका इनॉग्रेशन करते, उद्घाटन करते, क्या दिक्कत थी उसमें? इतनी जल्दी में क्यों रहती भारतीय जनता पार्टी? ये मेरा सवाल है। ठीक बात है। जायसवाल साहब कुछ कह जा रहे हैं, उसके बाद चलूंगा सीधा अजय वर्मा के पास। जायसवाल साहब, मैं जोड़ना चाहता हूँ जी 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 कहिए सर। सर मैं बताना चाहता हूँ सर, ये जो सरकार है ना, केंद्र सरकार है, जिस तरीके से हमारे जो मित्र है पासवान से भाई, वो बता रहे थे 2019 में परेड हुआ, आईएनए को इनवाइट किया गया क्योंकि 2021 में इलेक्शन था, 2019 में भी बंगाल का इलेक्शन था। तो सर ये जो है ना इलेक्शन वाली नीति, राष्ट्र पिछले साल मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी थे हमारे विक्टोरिया मेमोरियल में, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन था। आज वो क्या कर रहे हैं? आज हमारे नेताजी के टैबलो जो बंगाल के सेक्शन से जाने वाला था उसको मना कर देते हैं। अब उनको पता चल गया कि भाई अब तो गलती कर दी हमने, तो मना कर दिया। राजनाथ सिंह जी ने बोला था हाँ मूर्ति उनकी तैयार हो गई है। लेकिन मुझे ये बताइए सर, मुझे ये बताइए जैसा साहब, मुझे ये बताइए कि भारत एक ऐसा देश है कि आए साल कोई ना कोई इलेक्शन यहाँ चलता ही रहता है, फिर तो केंद्र सरकार जो भी करे वो सिर्फ इलेक्शन के नजरिए से। अरे सुनिए सर, तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए 30 सेकंड। ये जो सर भावनाओं से बोलते हैं सर, बहुत मन से बोलते हैं, तो सुन लीजिए। अब हुआ क्या सर, अब ये जो केंद्र सरकार के हमारे जो बहुत ही प्रमुख प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको लगा कि भाई अब ये एक्शन भी मेरी उल्टी पड़ गई, अब क्या करूं? तो भैया उन्होंने क्या किया, जहां पे हमारे जो अमर जवान ज्योति है उसको हटा के वहां पे उन्होंने बोला वो कैनोपी में एक होलोग्राम डाल दिया। सर ये क्या है? अगर उनको पता था कि भाई 23 जनवरी को तो नेताजी का जन्मदिन है, ये तो पता है पूरे विश्व को, और उसके बावजूद भी उनको होलोग्राम की जरूरत पड़ती, क्यों नहीं वो मूर्ति पहले से लाए? क्या प्लान करके नहीं करते हैं क्या वो चीज? मैंने हवाई बातें कर दी, फरमान जारी कर दिया, हो गया। मैं एक फैक्ट आपको सही कर देता हूं सर, एक फैक्ट सही कर देता हूं सर, उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। सर एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मैं बता दो सर, जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पूरा डिजाइन तैयार किया है और पिछले लगभग 3 महीने पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इस बारे में काम करना शुरू कर चुका था। तो ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ हो चुका है, 3-3.5 महीने से इस पर काम चल रहा था, ये फैक्ट है, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूं सर। लेकिन इससे पहले मैं वापस आपके पास में आऊं, अजय वर्मा जी, बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर है और बीजेपी साफ कहती है कि नेताजी जिस सम्मान के हकदार रहे वो सम्मान कांग्रेस में कभी नहीं मिला।
आज की सरकार वो सम्मान उनको दिला रही है। देखिए नहीं, सर, 3 अनंत महीने लग गया होलोग्राम भैया, लगाने पहले में। इनसे मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं जैसा साहब आ रहा हूं आपके पास। अनंत जी। जी देखिए, आपको याद हो 1938 में कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे नेताजी। बिल्कुल। एक साल वो 39 में फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, कोई कारण रहे होंगे, अलग बात है। वो कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। इन मोदी जी क्या करते हैं, सरकार को मुद्दे भी, सरकार को ये चाहिए, क्या संसद के एक गेट पे बहुत बड़ी नेताजी की मूर्ति आपने कई सालों से देखी नहीं है, कितने वर्षों से लगी हुई है। अब कहीं हमें खतरा है ये ना हो जाए कि जैसे जवानों की लौ बुझा दी कि हम 2 मूर्तियों पर रख रखाव नहीं कर सकते। नहीं, मिसकोट नहीं करेंगे ना सर, लॉ बुझाई नहीं गई है, लॉ को वॉर मेमोरियल में ले जाया गया है, उसके साथ मर्ज कर दिया गया है, बंद नहीं किया गया लॉ को सर। जैसे शहीदों की लौ बुझा दी, कहीं उस मूर्ति को ऐसे तो नहीं कर देंगे कि साहब ये 2 का रख रखाव हम नहीं कर सकते, हम पे पैसा नहीं है। हाँ। ठीक है, इसीलिए लॉ का रख रखाव का पैसा था नहीं। 8,200 करोड़ के जहाज का पैसा था, 12 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी का पैसा था, मॉन्टेक का चश्मे का पैसा है। ये बात दिखाना और हाथी के दांत खाने को और दिखाने को। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं मित्रों, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। गंगा माँ कोई स्त्री के रूप में आई थी, किसी भगवान को आपने किसी रूप में देखा है? और उन्होंने पुचकार के कहा था, और नरेंद्र बनारस आ जाओ, चुनाव लड़ लो। मित्रों, अब बंगाल पहुंच जाएंगे भाइयों बहनों। अब वैसे तो सर अखिलेश यादव के सपने में भी श्री कृष्ण आए थे, तो आप उनसे भी सवाल पूछ लेंगे। मैं सपनों की नहीं कह रहा, मैं है ना, तो खुले ये तमाम चीजें तार्किक नहीं है सर। आज के मुद्दे पर अजय जी हम लोग आ जाते हैं। मुझे बता दीजिए कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है इंडिया गेट पर, तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों नजर आ जाती है? अनंत जी, तार्किक इसलिए है कि देश को मेन मुद्दों से भुटकाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का सपना ये था कि जब उन्होंने 40,000 सैनिकों के साथ 43-44 में सेना का गठन किया था कि गरीब को रोटी मिले, भारत को आजादी मिले, व्यापारियों को काम मिले और रोजगार को रोजगार मिले। आज तो फिर क्यों उनको कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था? अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस उनके आदर्शों को पालन कर रही है, तो क्यों फिर कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था? मैं वापस बढ़ा, प्रोफेसर कपिल कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल कुमार साहब, 2 चीजें उठाई हैं अजय वर्मा ने यहाँ पर। पहली बात ये कि 1938 में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद क्यों छोड़ा उन्होंने, ये वही जानते हैं, तो ये कारण बताइएगा। दूसरी बात कि कांग्रेस उन आदर्शों पर चली है अभी तक। एक तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा इतिहास पढ़ के आए। इन्होंने ये कहा 38 में तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ये भूल गए कि त्रिपुरी के लिए कांग्रेस के 100 साल के इतिहास में पहली बार कोई व्यक्ति चुनाव लड़के चुनाव जीत करके प्रेसिडेंट बना था, जिसको मजबूर किया गया रिजाइन करने के लिए। पहला व्यक्ति था सुभाष चंद्र बोस, जिसने बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग को रोकने के लिए प्रजा कृषक पार्टी से मिलकर के सरकार बनाने की बात की थी, जिसको कांग्रेस हाईकमान ने रोक दिया और नतीजे हमने बाद में भुगते। उसके बाद में मैं इनसे इतिहास पूछना चाहता हूं, मैं बताऊंगा आप। एक सैनिक को नेहरू जी ने आजाद हिंद फौज के भारत की सेना में वापस नहीं लिया। उनके स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देखिए। और जब इंटरिम गवर्नमेंट की कैबिनेट ने यह पास किया कि इनको जेलों से छोड़ दिया जाए, तो लॉर्ड वेवल ने उसको वीटो कर दिया और उस वीटो को पब्लिक से छुपाया गया। पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाल करके इनके दे दूंगा। मैं वो इतिहासकार नहीं हूं जो ना बीजेपी की तरफ से ना लेफ्ट, मैं हवा में नहीं बोलता हूं। मुझको कोई इस बात का जवाब दे कि पूरे देश को बेवकूफ बनाया गया कि लाल किले के ट्रायल के बाद में सबके मुकदमे बंद हो गए हैं। जिगर काचा से 1029 आजाद हिंद फौज के लोगों को ब्लैक डिक्लेयर करके मुल्तान भेजा गया 10 जनवरी को स्पेशल ट्रेन से। उनका आजादी के बाद में मुल्तान में क्या हुआ, कोई मुझे उसका जवाब दे दे। कोई मुझे इस बात का जवाब दे दे कि पूरी बोस परिवार के ऊपर स्पाइंग क्यों कराई गई 1975 तक। 2012 तक जो व्यक्ति पुस्तक लिखना चाहते हैं नेताजी के ऊपर, उनकी आईबी पहुंच जाती थी। और 1954 के अंदर पी गुप्ता ने जो किताब लिखी आजाद हिंद फौज के ऑपरेशंस के ऊपर, उस किताब को छापने से क्यों रोक दिया गया? आज ठीक है, सवाल काफी सारे हो गए सर। मैं चाहूंगा जब आपका संक्षेप का जवाब दें, फिर चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। जैसा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। जिसने कह दिया, हाँ, ठीक है, नेताजी की, ठीक है प्रोफेसर साहब। प्लेन क्रैश में अजय जी, आपने दावा किया था कि इतिहास आप बताने जा रहे हैं। मुझे तथ्यों में जवाब चाहिए साहब। मुझे ये नहीं चाहिए कि बीजेपी क्या कर रही है और कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, दोनों से जवाब लेंगे सर। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। देखिए, इतिहासकार हैं, बड़े सम्मानीय हैं, जो चीजें रख रहे हैं वो रख रहे हैं।
बात तथ्यों की यह है कि 2022 के चुनाव को लेकर जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता संवैधानिक पद पे बैठे हुए ढोक कर रहे हैं, मुद्दों की बात पे हम लोग एक दिन आपके साथ दोनों चीजें विपरीत दिशा की हैं अजय वर्मा जी। इस डिबेट में दोनों चीजें विपरीत दिशा की। 1938 में पहली बार चुने जाने के बाद 39 में क्यों इस्तीफा देना पड़ा, इस सवाल आपसे पूछा प्रोफेसर कपिल कुमार। 1954 में घटनाक्रम क्या रहा, ये उन्होंने सवाल पूछा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं अनंत जी कि मुझे आप उतना टाइम अभी इसलिए नहीं देंगे कि हमारा इतिहासकार साहब का ही विषय डिबेट में चला जाएगा और लोग रह जाएंगे। हाँ। आजादी में जो योगदान नेताजी का था उसे कौन भुला रहा है, ना कुछ कह रहे। अब 54 की ये बात कर रहे हैं, कौन बुला रहा है? कोई नहीं बुला रहा, सिवाय इसको इस तरह से प्रोपोगंडा किया जा रहा है देश की सरकार द्वारा। हाँ। अब कुछ दिनों बाद आप देख लेना, कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान में गॉडसे की मूर्ति लगेगी मोदी जी के नेतृत्व में ही, और तब आप बताना मुझे चैनल पर बैठ के कि ये गॉडसे के विचारधारा के लोग गॉडसे की मूर्ति को पुजारी इन्होंने संसद में। मेरा सवाल अजय वर्मा जी सिर्फ आपसे ये है, और एक सवाल मैं सिर्फ एक सिंगल लाइन का सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं सर, उसी का जवाब दे दीजिएगा कि नेताजी की मूर्ति लगाने पर आपको ऐतराज क्यों है? कि आपकी कांग्रेस नीचे गिरती चली जा रही है। नेताजी की मूर्ति लगाने से आपको ऐतराज क्यों, बता दीजिए सर। हमने तो ये कहा है कि सबकी इच्छा ये है कि भारत में हर चीज का ध्यान हो। पहली जितनी मूर्ति सर, नेताजी की मूर्ति लगाने से इंडिया गेट पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? हमें संसद में जो मूर्ति लग रही है, वहां गांधी की मूर्ति लगाने की बात हुई थी और ये आपस में कांग्रेस फैसला नहीं कर पाई कि कितने साइज की मूर्ति लगेगी। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं आ रहा हूं सर कपिल जी। अजय जी बता पाएंगे इस बात का सवाल, फिर मैं चलूंगा मानव जायसवाल के पास कि नेताजी की मूर्ति लगाने से आपको ऐतराज क्यों है? अनंत जी, किसी को ना कोई ऐतराज था ना कोई ऐतराज है। तो केंद्र सरकार के कदम के साथ हैं आप? नहीं, टाइमिंग और सिस्टम। और एक बात सुन लीजिए, आपकी अपनी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि कभी हिंदू खतरे में, कभी प्रधानमंत्री खतरे में, तो ये स्क्रिप्ट ठीक ना समझे। महापुरुषों के नाम पे राजनीति करना निंदनीय है, निंदनीय है, निंदनीय है। उनका जो सम्मान था, इमरान खान के भाई को पंजाब में। मुझे बहुत खुशी हुई सर ये बात सुनकर के कांग्रेस के प्रवक्ता के नाम से कि वो मानते हैं कि महापुरुषों के नाम पर राजनीति करना निंदनीय है। लेकिन यही बात अगर आला कमान भी समझती है, अगर अजय जी, तो शायद बेहतर होता। मैं वापस लौट, जायसवाल साहब मुझे बताइए जरा, अब वापस मैं जो 24 परगना में हुआ, 24 भाटपारा में उसका सवाल लेकर आ रहा हूं सर, कि अगर वहां पर नेताजी का माल्यार्पण करने के लिए एक एमपी पहुंचते हैं तो उनके साथ ये मारपीट का कार्यक्रम क्यों? सर, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं कि वही भाटपारा है जहां के उनकी। आ रहा हूं अजय जी आपके पास में, अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं कह रहा हूं एमपी की हिस्ट्री सीट खुली हुई है, मुकदमे दर्ज है, तो गॉडसे के समर्थक हैं। अरे तो केस दर्ज कीजिए सर, कोर्ट में लेकर जाइए ना। नहीं, पर बैठ करके वो मुकदमे गिनाने से क्या फायदा? सर मैं आपको बता रहा हूं जी, ये जो एमपी हैं अर्जुन सिंह जी, ये भाटपारा के ही एमपी हैं। हाँ। ये जो भी लोग उनका विरोध कर रहे हैं या उनके खिलाफ बातें या नारेबाजी कर रहे हैं, ये उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं। जब वो एमपी बन जाते हैं तो उनकी जवाबदेही लोगों तक पहुंच जाती है। वो 30% 40% वोटर्स जो उनको वोट दिए हैं उन तक की उनकी जवाबदेही नहीं होती है। जिस तरीके से एक एमपी बन के वो अपेक्षा करते हैं कि सारे जो सिटीजन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं उनके अपने हैं या उनकी दायित्व है वो उनको सम्मान दे, तो उनको भी सम्मान देना पड़ेगा। अब वो अनर्गल बातें करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आर्काइव में आपको मिल जाएंगे। वो इतने अभद्र तरीके से लोगों को बात करते हैं, वो कोई संस्कार और संस्कृति लेके नहीं चलते हैं। मतलब मुझे ये बताइए कि अगर किसी के मन के अनुरूप किसी एमपी ने बात नहीं की तो राज्य सरकार लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी जो कि एमपी के लिए थ्रेट बन गए हो? नहीं, सुनिए सर, कोई थ्रेट नहीं है, ये भूताहा थ्रेट है। वो भूताहा थ्रेट कैसे? अगर आप कहें तो मैं तस्वीर आपको दोबारा दिखा देता हूं। अरे सर, अगर आप कहें तो मैं तस्वीर दिखा देता हूं ना सर आपको। सर 15 किलोमीटर दूर रहते हैं। अगर वहां पर उनके आरक्षकों को फायरिंग करके उनको बचाना पड़ा तो भूताहट कैसे है ये? अरे सर सुनिए, उनके लोगों को फायरिंग करके कहां फायरिंग कर, कितने लोगों को चोट लगा सर? कितने लोग चोटिल हुए? कितने लोग लहूलुहान हुए? एक भी नहीं। क्यों ऐसा होता है सर? अगर एमपी ने शिकायत दर्ज की कि वहां पर पहले फायरिंग की गई उन लोगों की तरफ से, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ी को तोड़ा गया। सुनिए सर, सुनिए, आज यही वो एमपी हैं
जो एक समय बोलते थे कि भैया सारे के सारे जो पुलिस कर्मी हैं वो पड़े हुए हैं होटल्स में, और जब इनसे पूछा गया, मैंने इनसे पूछा भाई अगर आपको पता है तो आप इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करिए। सर कोई तो भी उनका आपकी मुंह हो पुरानी गया दलील बंद। इस बात को सार्थक साबित नहीं कर सकती। अनुराग भदौरिया कर सकती है क्या? नहीं सर, मैं अनुराग भदौरिया अगर टीएमसी के लोग इतिहास गढ़ने लग जाएं तो क्या इस बात का जस्टिफिकेशन हो सकता है कि एमपी के ऊपर हमला किया गया, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां से फायरिंग करके सेफ पैसे से निकालना पड़ा? अभी देखने वाली ये चिंता का विषय है, और मुझे लगता है, एक मैं बोल लूं, ये चिंता का विषय है। देखना ये होगा कि कहीं उनके जो एमपी साहब थे उनके ही लोग तो नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात है। इसकी तो जांच करनी पड़ेगी ना, कहीं कहीं ये मार्केटिंग इवेंट तो नहीं है, कहीं ये माहौल बनाने की तो बात नहीं है। अब मुझे भदौरिया साहब एक बात बताइए, देखने को मिली अगर खासा 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ होता तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस जवाबदेह ना होती इस बात की? इन्वेस्टिगेशन कौन करता? यूपी पुलिस करती ना सर। उत्तर प्रदेश सरकार की बातें ना करें सर। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की करती ना सर। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर में क्या मैं बोल लूं, एक सेकंड, अरे भाई, जायसवाल साहब एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे जी। अरे जी, सवाल पूछिए। मेरा कहना सर ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई घटनाक्रम 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो अखिलेश यादव उसका सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करवाते ना कि एमपी के ऊपर हमला कैसे हो गया। अच्छा, आप 17 से 21 की बात करने में डरते हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता सर, क्योंकि 12 से आपकी 17 सरकार रही है 12 से 17 के बीच में। मैंने इसीलिए अखिलेश यादव के बारे में आपसे डरते हैं क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो आपका वही रहा ना सर। कमाल है, आप 5 साल पीछे की सरकार की बात कर रहे हैं, 17 से 21 का एग्जाम्पल देने में भी डरने लगे। मैं कह रहा हूँ 17 से 21 की सरकार भी जवाबदेह होती है। प्रभु आपके चरण 17 से 21 की सरकार भी जवाबदेह होती सर। मैंने तो ये पूछा कि जो मौजूदा सरकार अगर होती, अगर अखिलेश यादव वहां होते तो जांच करवाते कि ना करवाते? देने में भी डर लगता है, मतलब एग्जाम्पल देने में भी आप, मैं कह रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी सुन तो लीजिए ना। प्रभु भाई धन हो। अच्छी बात है, चुटीला मिजाज आपका है, कोई बात नहीं। मुझे बताइए कि अगर अखिलेश यादव के कार्यकाल में होता तो अखिलेश यादव इस मामले में संज्ञान लेते ना? इतने संवेदनशील तो हैं नेताजी। बोलने में डर रहे हैं क्या? पहले 17 का कार्यकाल मैं तो कह रहा हूं सर, कोई भी सरकार हो, आप समाजवादी पार्टी से, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के बारे में आपसे सवाल पूछा। तो आप क्या न्याय दिलाओगे जनता का, बता दो। इसके मतलब साफ जाहिर है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हो, बस ये साफ क्लियर हो गया। मुझे बताइए, आपको जो परसेप्शन बनाना बनाइए सर। मैं वापस वही सवाल दोहरा रहा हूं आपके सामने कि अगर आपके कार्यकाल में ऐसा कुछ होता तो आप ममता बनर्जी के प्रवक्ता की तरह, जैसे कि जायसवाल साहब बोल रहे कि भाई उन्होंने खुद ब खुद किया, आप तो कम से कम जांच करवाते। क्या आप, दुनिया ने देख लिया आप क्या कर रहे थे, आप मुझे बोले दीजिए, पता चल गया व्यूअर को कि आप चाह क्या रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है सर, आपने परसेप्शन करने की कोशिश की, कर लीजिए। मुझे फिर बता दीजिए। मुझे खेद है, मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे बोलने दीजिए प्रभु। मैं एक सेकंड रुकिए। अर्जुन सिंह जी कोई इतने बड़े व्यक्तित्व वाले लोग नहीं है, व्यक्तित्व उनका इतना बड़ा नहीं है कि आज हम नेताजी के साथ उनकी तुलना करते हुए डिबेट कर रहे हैं। पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप नेताजी के बारे में बात करें, पूछे कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने मैं आपको सर क्लियर कर देता हूं यहाँ पर, ये कंपैरिजन नेताजी और अर्जुन सिंह के बीच में नहीं है, ये कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कि आपकी सरकार में क्या हुआ। सुनिए सर, इसके लिए आप दूसरा डिबेट करिए, नेताजी के सामने हम नेताजी की बातें करेंगे, उसके बारे में बात करिए हमारे साथ। मैं तो बात कर रहा हूं सर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर के, और अभी बात होगी भोपाल में जो हुआ उसको लेकर भी, फिर गुरुप्रकाश इसके लिए जवाब देंगे। नहीं, अब आप निर्धारित नहीं करेंगे ना सर चर्चा का सर टॉपिक क्या होगा, निर्धारित आप नहीं करेंगे जायसवाल साहब। लेकिन मुझे खाली आप ये बता दीजिए। भाई हम लोग को बोलने का मौका है तो जाए, इतनी देर से बैठे हैं, बोलने का मौका नहीं देंगे तो हम लोग जाएं क्या? इतनी देर से आप ही के साथी हैं सर, बताइए सर भदौरिया साहब। अरे देखिए ये जो मध्य प्रदेश में हुआ, वहां मध्य प्रदेश की पुलिस उसकी इंक्वायरी करे। बिल्कुल, आप ऐसी बातें कर रहे हो जैसे लग रहा है कि भाई नेताजी की बात कर रहे हैं आप, इतने बड़े महान लीडर की देश की, और बातें क्या कर रहे हैं आप? किसके पहले कभी ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हुई? भाई आज 30-40 आजादी के इतने साल हो गए, क्यों नहीं ऐसी घटनाएं हुई? अब भारतीय जनता पार्टी जब से आई है देश में, तब से ये घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, ये महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है, ये महापुरुष के नाम पे भी मुझे लगता है राजनीति करती है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। इसके पहले किसी महापुरुष का अपमान नहीं हुआ, पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने क्यों होता है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो ही दंगे क्यों होते हैं?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो ही महापुरुष का अपमान क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ही बेरोजगारी क्यों होती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ही महिलाओं पे अत्याचार क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ही महंगाई क्यों बढ़ती है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी गुरु प्रकाश की बात का जवाब दें। गुरु प्रकाश के आरोप अब सीधा बीजेपी के ऊपर है कि भाई राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो तस्वीरें भोपाल की भी दिखा रहे हैं गुरु प्रकाश जी, जहां पर कार्यक्रम में बीजेपी और सपा से कार्यकर्ता भिड़े और बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारा झंडा चूंकि हटा दिया गया इसलिए नेताजी का माल्यार्पण करते हुए पहले हमने झगड़ना बेहतर समझा। आनंद जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपको अंततोगत्व भारतीय जनता पार्टी की याद आ गई, वरना आपको प्रमाण पत्र देने वाले तो यहाँ बैठे हुए हैं, स्वयं को प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, आपको प्रमाण। ये उस मुझे लगता है कि आपको ये बीतते हैं। अगड़े पिछड़ों की राजनीति में इनका कभी वर्चस्व और अस्तित्व भी नहीं रहा, इन्हें भी पीड़ा भुगती हुई है। अजय जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। गुरु प्रकाश, बहुत देर बाद उनका वक्त, उनका नंबर आया सर, उनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। गुरु प्रकाश जी, पार्टी बदल गई है तो बोल पा रहे हैं, वरना इनको बोलने भी नहीं दिया जाता उस स्टेट में पहले। अब मैं बोलूं, आप मुझे कौन नहीं बोलने दे रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, और इसको विनम्रता कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी नहीं जानती है। इसलिए गलती आपकी नहीं है, आप लोग एंटाइटलमेंट के साथ, अहंकार के साथ, दम के साथ रहते हैं, लेकिन देश जानता है कि विनम्र कौन है। हमारे नेता कहते थे हम विजय हुए में विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। करिएगा आप लोगों से अपेक्षा है, लेकिन मुद्दे पे आते हैं। हिटलर महान भी यही करते थे जर्मन में। एक सेकंड अजय जी, आप ही के काम का मुद्दा है सर, उसी पर जवाब ले रहा हूं उनसे कि भोपाल में जो कुछ हुआ कि नेताजी का माल्यार्पण करते हुए जहां बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भीड़ पड़े किसी कार्यकर्ताओं से, ऐसा क्यों हुआ? इनको आदत है कि ना दूसरों को बोलने देना है, ना दलितों को बोलने देना है। बताइए गुरु प्रकाश जी, बताइए जरा कि पश्चिम बंगाल में तो सवाल पूछना ठीक है, भोपाल का जवाब कौन देगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से, और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं महापुरुषों के सम्मान की बात। इनके नेता आजम खान, अखिलेश यादव मंच पे बैठे थे, कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर देश के सबसे बड़ा भूमाफिया थे। आप बोलेंगे महापुरुषों की बात? बाबा साहेब अम्बेडकर को समाजवादी पार्टी के नेता अपमानित करते हैं और आपके पास कोई नैतिक अधिकार है? और कांग्रेस के लोग तो खैर ईश्वर को अपमानित करते आए हैं, कहते हैं ईश्वर सपने में आते हैं। इनके लिए तो भगवान राम तो पॉलिटिकल इशू है, इसलिए मुझे लगता है कि इनके पास कोई नैतिक अधिकार है नहीं आज तक। और ये लोगों ने देखा है कि नेताजी के लिए आप लोगों ने एक काम तक नहीं किया। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, अमर जवान ज्योति पे टिप्पणी कर रहे थे। मैं इनसे एक साधारण सवाल पूछना चाहता हूं, 1971 की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की सरकार में रक्षा मंत्री कौन था, बता सकते हैं आप? अगड़े पिछड़ों की बात करते हैं, बताइए कौन था? बता रहा हूं ना, बताइए कौन था? अगड़े पिछड़ों की, अरे बताइए कौन था? अरे जवाब दीजिए ना। कोई जवाब है नहीं आपके पास, कोई जवाब है नहीं आपके पास। इसका कारण है, कर दीजिए। गुरु प्रकाश जी, आप कांग्रेस से आप जवाब ले, उससे पहले मैं आपसे जवाब चाहता हूं सर कि अगर पश्चिम बंगाल के लिए आप टीएमसी से सवाल पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं, तो भोपाल में जो कुछ हुआ क्या उसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार नहीं है? आपके तो कार्यकर्ता भी शामिल थे उस झगड़े में। अरे भाई, तो जांच होगी, लेकिन हम टीएमसी की तरह ये नहीं बोलेंगे ना कि खून नहीं बहा, हत्या नहीं हुई। मतलब ये तो असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा होती है। मतलब खून बहता, हत्या होती। हम बताएंगे सर, 2 मई को हुआ, बताएंगे आप यही चाहते थे आप 2 मई को तांडव हुआ। पश्चिम बंगाल की जनता बुरी नहीं है सर। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट भी की, उस मामले में आगे एजेंसी को जांच भी दी गई, उसमें डिस्कशन का कोई बहुत मुद्दा नहीं है। मुझे बता दीजिए कि क्या मध्य प्रदेश सरकार जवाबदेह है कि नहीं है, जैसे कि टीएमसी जवाबदेह है पश्चिम बंगाल के लिए? निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया होगी, उच्च स्तरीय कमेटी इसका जांच करेगी, लेकिन हम भाग नहीं रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, क्या इस बात की गारंटी लेते हैं टाइम्स नाउ भारत पर कि उन लोगों के ऊपर, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर जो कि मारपीट में शामिल थे, उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की तरह हिंसा का तांडव करने वाले लोग। मेरे पास बहुत कम बचा है सर, चर्चा को विराम देना, उससे पहले छोटा सा रिएक्शन मानो जायसवाल देना चाह रहे हैं। जायसवाल साहब। सर, मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले, मध्य प्रदेश में कुछ साल से कुछ एक बहुत बड़े स्कैम चल रहे थे, बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारा संज्ञान दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार बहुत क्लीन है। ठीक है सर, वो राजनीतिक सवाल आप सीधा बीजेपी से पूछेगा। बहरहाल मुझे चर्चा को विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। अब चर्चा को विराम देने के बाद ब्रेक पर जाने से पहले कुछ अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो कि तस्वीरें आपके लिए देखनी बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये न सिर्फ इतिहास को बल्कि यथार्थ को भी दिखाएगी। जिस होलोग्राम की चर्चा हो रही है, उससे पहले इंडिया गेट पर जो छतरीनुमा आकृति है, वहां पर क्या था और अब क्या होने वाला है, ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, उस जब किंग जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति हटाई गई थी 1968 में, उसके बाद जो छतरीनुमा जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती थी। यहां पर
किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, जिसको कि 65 में विवाद हुआ। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने आके विरोध प्रकट किया था, मूर्ति खंडन करने का भी कई लोग दावा करते हैं। उसके बाद 1968 में मूर्ति हटाई गई और उसके बाद अब जब होलोग्राम स्थापित किया जाएगा नेताजी की मूर्ति का, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इस मामले में मूर्ति बनाने का काम लगातार जारी है। 5 से 6 महीने का वक्त और लगेगा। नेताजी की जेट ब्लैक ग्रेनाइट से जो एक ही पत्थर से मूर्ति बनाई जाएगी, उसको जिसका डिजाइन संस्कृति विभाग ने तैयार किया है, 5 से 6 महीने के बाद नेताजी की मूर्ति को यहां प्रतिस्थापित किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि 25 फीट ऊंची जो मूर्ति होगी, ये रायसीना हिल्स से भी सीधी दिखाई पड़ेगी। ये मूर्ति के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि भारत के गौरवशाली इतिहास को न सिर्फ सम्मान देगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी देगी। छोटे से ब्रेक का वक्त है, बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।